हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन में। और आज फिर से हम आपके सामने एक नया इंटरव्यू लेकर के आए हैं। आज हम जिनसे बात करेंगे वो रोशनकांत जी हैं और वो फिजिक्स डिपार्टमेंट से आईएससी में इंटीग्रेटेड पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को यहाँ पे एनरोल किया था 2017 में। उनका जो मोड ऑफ एंट्री था वो जेस्ट और जैम दोनों ही था। उन्होंने दोनों ही क्वालिफाई किए थे। उनकी रैंक भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मोड ऑफ एंट्री अपना जैम रखा। वो आपको डिटेल में बताएंगे कि इंटीग्रेटेड पीएचडी क्या है क्या नहीं है। वो बिलोंग करते हैं बिहार से, तो बेसिकली पूरा हिंदी के एरिया से आए हैं। तो आपको बताएंगे कि अगर आप हिंदी से आप अपनी ग्रेजुएशन वगैरह किए हो, आप हिंदी के इलाके से बिलोंग करते हो, तो आप किस हिसाब से यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो, किस तरह का यहाँ पे पीएचडी इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वो आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चलेंगे अभी रोशनकांत जी के पास। मुझे लगता है कि मुझे दिलीप का धन्यवाद अदा करना चाहिए, जो इस तरह की शुरुआत कर रहे हैं। और जो भी लोग हैं जो पीएचडी या पीएचडी या रिसर्च करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनको ये माइन्यूट डिटेल्स और स्पेसिफिकेशन प्रदान कर रहे हैं कि हाँ, उनको कैसे इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करनी चाहिए, है ना। थैंक यू। अच्छा रोशनकांत जी, आप ये बताइए कि जो इंटीग्रेटेड पीएचडी जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, इससे हम क्या समझते हैं, और इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी में क्या फ़र्क है। लोग बाग इंटीग्रेटेड पीएचडी करना क्यों प्रेफर करें, ऐसा क्या अलग है यहाँ पे जो पीएचडी में नहीं। देखिए, दोनों के अपने एक फ़ायदे नुकसान है। जैसे इंटीग्रेटेड पीएचडी का अपना एक नुकसान, पहले हम नुकसान पे ही चर्चा करेंगे कि नुकसान ये हो सकता है कि जब आप जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में इंटीग्रेटेड पीएचडी करने के लिए, तो जब आप निकलते हैं उसमें एमएस आपको 3 साल का होता है और उसके बाद आप पीएचडी करते हैं जो कि 4 साल की होती है। तो ये जो है 3+4 ईयर का कोर्स है मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में। कहीं कहीं पे ऐसी सुविधा है कि आप 2 साल बाद भी निकल सकते हैं, बट काफ़ी कम जगहों पे है। खास करके अगर मैं आईसी की बात करूं या फिर जेएनसी की बात करूं, टीआईएफआर की बात करूं, आईसीटीएस की बात करूं, टीसीआईएस की बात करूं, ये तमाम जगहों पे आप 3 साल में ही निकल पाएंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कोर्स जो है वो एमएस रिसर्च है, ना कि सिंपल एमएससी है। ठीक है, यही कारण है कि अगर आप इस बात को लेके निश्चित नहीं है कि आपको एमएस करने के बाद पीएचडी करनी चाहिए, ठीक है, तो ये कोर्स आपके लिए 1 साल ज़्यादा समय लेता है। तो ये एक तरह से आपके लिए घाटे की बात है। ये आपके लिए मतलब ये हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है। और बड़ी बात ये कि 3 साल बाद देर इज अ स्कोप ऑफ एग्जिट। लेकिन वो एग्जिट करने में जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह के मतलब फॉर्मेलिटीज़ और ये तमाम चीज़ों का आप ये करना पड़ता है, वो ज़रा मुश्किल है। ठीक है, तो आप जो है एग्ज़ाम देने से, जैसे बार के एग्ज़ाम हैं और भी तमाम पीएसयूज़ के एग्ज़ाम हैं, उन तमाम एग्ज़ामों को देने से बचते हैं। आप चाहते हैं कि आप उसी ये में कंटिन्यू करें, उसी कोर्स में कंटिन्यू करें। ठीक है, आपके पास वो आप इकट्ठा नहीं कर पाते हैं एक फिर से एक जील एग्ज़ाम की तैयारी और तमाम चीज़ें करने से। ठीक है, और ये कोर्स जो है एमएससी कोर्स से ज़्यादा एग्जॉस्टिव होता है। इसलिए होता है क्योंकि आपके पास 1 साल है जिसमें आप रिसर्च करते हैं, ना कि सिर्फ आप कोर्सेज वगैरह ये करते हैं। तो ये है इसके नुकसान ये है कि, और यही नुकसान कहीं ना कहीं एक फायदे का सबब बनता है आपके लिए कि आप जैसे ही एमएस पीएचडी करने जाते हैं, आपके पास एक डिसेंट आइडिया ऑफ रिसर्च हो जाता है। आप सबसे पहले थ्रू आउट द इंस्टीट्यूट स्कैन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कहाँ पे बेहतर रिसर्च हो रहा है, किस प्रोफेसर के पास किस तरह का काम हो रहा है। जैसे पीएचडी में क्या है कि जैसे ही आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, आपको पता नहीं होता, आप कोर्स के बाद किसी ऑलरेडी एक प्रोफेसर से आप बात कर चुके होते हैं और उसको ज्वाइन करते हैं, और बाद में आपको पता चलता है कि वास्तव में ये कोर्स सही है, मतलब वास्तव में ये फील्ड मेरे लिए सही था या नहीं था, अगर आपने एमएससी कहीं ऐसी जगह से की है जहाँ पे प्रॉपर एक्सपोजर आपको नहीं मिला हो। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि एमएस पीएचडी मतलब इंटीग्रेटेड पीएचडी के फायदे हैं कि आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सा प्रोफेसर, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट में सारे प्रोफेसर से इंटरेक्ट करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा प्रोफेसर का काम कैसा है, किस प्रोफेसर के साथ आप क्या कर सकते हैं। तो आपको एक मोर और लाइक एक ओरिएंटेशन मिल जाता है कि हाँ मुझे इसी फील्ड में पीएचडी करनी है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपको एक लीडिंग एज मिलता है। बाकी जो पीएचडी के लोग आते हैं ये करने के लिए, क्योंकि उनका जो 6-7-8 महीने का जो पूरा समय है, एक बड़ा चंक कर लें, क्योंकि अगर 5 साल की पीएचडी एवरेज मानी जाए तो 1/5 ऑफ देयर टाइम और मे बी 1/6 ऑफ देयर टाइम वो जो है वेस्ट होता है, वेस्ट नहीं कर लें, एक तरह से कंज्यूम होता है नॉन रिसर्च एकेडमिक एक्टिविटीज़ में, सिर्फ कोर्सेज वगैरह करने में, जिसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसके फायदे और नुकसान हैं। एमएससी सीधा एमएससी करने का फायदा ये हो सकता है कि आपके पास 2 साल हैं, आप 2 साल में एमएससी कर सकते हैं और उसके पश्चात आप डायरेक्ट कहीं फॉरेन में अप्लाई कर सकते हैं, सीधा निकल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने आईआईटी में एमएससी किया, आप फॉरेन जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, आपने गेट दे दिया, आपने टॉफल वगैरह दे दी और कहीं पे बिना एग्जाम्स के भी कहीं कहीं पे आपको पीएचडी मिल जाती है, तो वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं और आपके पास 1 साल बच भी जाता है ना। तो एमएससी के ये फ़ायदे हैं। और एमएससी जैसे ही करते हैं आप, उस समय जो कोर्स का जो पूरे क्लास का जो कॉम्पिटिटिव माइंड होता है वो ये होता है कि आपको गेट की तैयारी करनी है, क्योंकि उस समय थोड़ा कम सेंस ऑफ स्टेबिलिटी होती है। आपको लगता है नहीं नहीं ठीक है मुझे तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी करते हैं आप गेट की तैयारी करते हैं और भी नेट की, सीएसआईआर की। इसी के थ्रू अगर आपको चांस मिल जाता है, जैसे बार में एग्ज़ाम है और तमाम एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे अगर आपको चांस मिल जाता है तो आप वहाँ चले जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अनदर मोड ऑफ स्टेबिलिटी जहाँ पे आप ये करते हैं। ठीक है, अपने आप को सेटल करते हैं और फिर आपको बाद में आप तय कर सकते हैं कि आपको पीएचडी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो रोशन जी हम ये मान सकते हैं इन शॉर्ट कि अगर आपको एमएससी के बाद स्विच करना है, जॉब लेना है या किसी और फील्ड में जाना है, तो आप पहले एमएससी कीजिए, और आपको कम्प्लीटली मन रिसर्च का है तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में आ सकते हैं। हाँ, यही बड़ी बात है कि अगर आपके दिमाग में है कि मुझे पीएचडी करनी ही करनी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, आप बीएससी से ही इस बात को लेके तय हैं और आपको चाहिए कि एक टाइम का एक एज मिले, आपको एक लीडिंग एज मिले कि नहीं, एक डिसेंट समय जो है एमएससी में सारे कोर्सेज समाप्त करके और मैं तड़ाक से शुरू कर दूं रिसर्च करना, तो एमएस पीएचडी इज बेस्ट आई गेस। लेकिन अगर आप अभी भी संशय की स्थिति में, आपके पास अभी आपके दिमाग में शक हुआ है कि नहीं मुझे एमएससी के बाद मुझे पता नहीं है कि वेदर आई एम प्रिपेयर्ड फॉर पीएचडी और नॉट, तो इन तमाम चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि आपको पहले एमएससी करना चाहिए, आपको तय करना चाहिए, आपको टेस्ट करना चाहिए कि आपका जो रिसर्च एटीट्यूड है वो कैसा है। ठीक है, और उसके बाद आप ये करें। बड़ी बात ये, जो बहुत लोग इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं, एमएस पीएचडी उनके लिए भी बढ़िया चीज़ है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और आप आईआईसी में एमएस पीएचडी कर रहे हैं, एमएस पीएचडी कर रहे हैं, आपको 16,000 पर मंथ दिए जा रहे हैं, 16,000 पर मंथ। जब आप एमएससी करते हैं तो आपसे पैसा लिया जाता है, आईआईटीज़ वगैरह में 40-50 हज़ार सेमेस्टर के फीस लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 16,000 मिलता है। तो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि आप एमएससी करके वहाँ कहाँ देखेंगे। ठीक है, आपको लोन लेना पड़ेगा और फिर आप स्टेबिलिटी के लिए कहीं ढूंढेंगे, कहीं देखेंगे कि क्या करना है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है जब आप एमएस पीएचडी कर रहे हैं तो आप एमएस के दौरान आपको 16,000 मिल रहे हैं और उसमें से 6 से 7 हज़ार रुपये आपके कट के और फिर 8 से 9 हज़ार रुपये आपको हाथ में आ जाते हैं। तो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1 साल बर्बाद करना, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं 1 साल बर्बाद किया है मैंने, हालांकि आप 1 साल एक्सपीरियंस गेन करते हैं, इससे ये एक फ़ायदेमंद कह सकते हैं कि ये एक फ़ायदेमंद ज़रिया है कि आप अपने फैमिली पे बिना प्रेशर डाले एमएस भी समाप्त कर लें और अगर चाहें तो आप आगे पीएचडी कर लें। बड़ी बात है। ओके, तो रोशन जी अभी आप हमारे छोटे भाई बहनों से ये शेयर कीजिए कि अभी अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेना हो तो उसके कौन कौन से रास्ते हैं जिसके थ्रू वो इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, और आप किस मोड के थ्रू एंटर किए थे आईएससी में?
देखिए, पहले तो दो चार एग्ज़ाम होते थे, जैसे आइजर का एक कंबाइंड टेस्ट होता था, ठीक है। और मुझे लगता है कि आज भी आइजर का एक कंबाइंड टेस्ट होता होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, आइजर पुणे, आइजर मोहाली, आइजर ये सबसे पॉपुलर जो चीज़ है, जो सारे लोगों को पता है, वो है जैम। आप बीएससी के बाद जैम देते हैं, और जैम के बाद आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में कट ऑफ तैयार होते हैं, जैसे जेएनसी वगैरह में 100 रैंक तक आने के बाद आपको विदाउट रिटन टेस्ट आपको सीधा इंटरव्यू देना पड़ता है। आईएससी भी पहले रिटन लेता था, काफ़ी पुरानी बात है, अब जैम के बाद सीधे इंटरव्यू लेता है। और बाकी जगहों पे भी आइजर वगैरह में भी जैम एक्सेप्ट किया जाता है। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो सीधा जैम नहीं लेते, बट इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्सेज हैं, वो जेस्ट के थ्रू लेते हैं। जेएनसी, आईआईएससी जैसे संस्थान, टीसीआईएस जैसे संस्थान जैम के थ्रू तो लेते ही हैं, जेस्ट के थ्रू भी लेते हैं। कहीं कहीं पर सिर्फ जेस्ट के थ्रू लिया जाता है, जैसे एचआरआई हो गया, वहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स है, लेकिन वहाँ पे आप जेस्ट के थ्रू जा सकते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ठीक है। तो ऐसे तो आपके पास 2-3 मोड है। आप तो जेस्ट का एग्जाम दे तो लगभग, अगर आपने जेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो आप कोई भी मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मैथ्स साइंस चेन्नई, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, और भी तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूशन, आइजर्स वगैरह, सारे जगह आपको एक्सेसिबिलिटी है कि आप उस एग्ज़ाम के थ्रू दे सकते हैं, जा सकते हैं। अगर आपने जैम किया है, वेल एंड गुड, आप आइजर जा सकते हैं, जेएनसी जा सकते हैं, और आईआईसी वगैरह जा सकते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज़ जानने से पहले आप सीधा साइट पे जाएं और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट देख लें, कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, और वहीं से आपको पता चल जाएगा कि जैम के लिए ये लोग पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनके ये लोग एक्सेप्ट करें। जाहिर है जो लोग मिल के चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो तय है कि उस एग्जाम से वो स्टूडेंट्स को लेंगे, है ना। तो इस तरह की बात है। ओके, तो रोशन जी, आप किस मोड के थ्रू यहाँ पे आए थे? देखिए, मेरे लिए जैसे मैंने तो जेस्ट भी दिया और जैम भी दिया, ठीक है। और जेस्ट और जैम दोनों मैंने सौभाग्य से दोनों क्वालिफाई कर लिया, दोनों में मेरा चयन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलरली, मैं आईआईसी की बात कर रहा हूँ, बाकी जगहों पे क्या होता है, मोड ऑफ एंट्री जो है, मोस्टली अगर आपने जैम क्वालिफाई कर लिया है तो आपको जैम क्वालिफाई कर लेने के बाद मोड ऑफ एंट्री थ्रू जैम करेंगे वो, ठीक है। लेकिन अगर आपने जैम नहीं क्वालिफाई किया है, तब उस समय मोड ऑफ एंट्री जेस्ट होती है, ठीक है। तो जैसे मेरी बात है, तो मैंने जेस्ट और जैम क्वालिफाई किया है। अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो ये फायदे का सौदा है कि हाँ, आपने जैम भी क्वालिफाई किया है, जेस्ट भी क्वालिफाई किया है। एंड इट सर्टेनली मेक्स अ इम्प्रेशन कि आपने जो है न सिर्फ एक तुक्के से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर लिया है, देयर इज अ कंसिस्टेंसी। बिकॉज एमसीक्यूज में चांसेस हैं कि थोड़े थोड़े मार्क्स के डिफरेंस के कारण जो आपके रैंक काफ़ी ऊपर नीचे होता है, तो एक बार आप तुक्का कर सकते हैं, एक बार गलती कर सकते हैं क्वालिफाई करने में, दूसरी बार क्यों ही गलती करेंगे। तो ये बात है ना। तो ये जो है एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी देता है, आप एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन देता है जो लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं, कि बंदे के पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ नॉलेज है अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यू। तो ये एक आपको लीड देता है कि हाँ, बंदे ने जेस्ट और जैम दोनों क्वालिफाई कर लिया, बट ऐसा नहीं कि वो इंश्योर करता है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, है। अच्छा रोशन जी, अभी ये बताइए कि जो हमारे बीएससी में जो हम सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं, तो फिजिक्स में काफ़ी सारे पेपर्स चलते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स, वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, ईएमटी है, इधर थर्मोडायनेमिक्स भी हमारी होती है, उधर ऑसिलेशन एंड वेव्स भी होती है। तो मतलब कौन से ऐसे जो सब्जेक्ट हैं, कौन से ऐसे पेपर्स हैं जिन पे इंटरव्यू में फोकस ज़्यादा किया जाता है, जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। इंटीग्रेटेड पीएचडी का इंटरव्यू किस तरह से किया जाता है? तो देखिए, बड़ी बात ये कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ऐसा कुछ बहुत कोई स्पेसिफिक थंब रूल नहीं है कि आपसे इसी तरह के सवाल किए जाएंगे, बट एक थंब रूल है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, तो प्रोफेसर्स सबसे बड़ी उनकी खासियत ये है कि दे आर वेरी हम्बल एंड वेरी मॉडेस्ट, काफ़ी नम्र होते हैं, और वो आपका इंटरव्यू इसलिए नहीं ले रहे होते हैं कि आपको वो मतलब
आपकी बैंड बजाने के लिए क्या, नहीं इनको तो कुछ नहीं आता है, हम तो यहाँ पढ़ने का है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही कारण है कि वो आपको होम पिच पे इनवाइट करते हैं। ठीक है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको होम पिच पे इनवाइट करते हैं, यानी आप कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी जगह पे कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहे हैं, वो आपका होम ग्राउंड है, वहाँ पे आप क्रिकेट खेलते हैं और वहाँ पे आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं बिकॉज आपको ग्राउंड की जानकारी है। तो प्रोफेसर्स की आदत है मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको होम पिच पे इनवाइट करते हैं। ठीक है, द बेसिक थंब रूल यही है कि आपको होम पिच पे इनवाइट करेंगे कि आप कौन से फील्ड को ज़्यादा पसंद करेंगे, आप क्या पढ़ के आए हैं, कॉलेज में आपने कौन सी चीज़ की पढ़ाई। जैसे मेरी बात कर लीजिए, मुझे क्वांटम मैकेनिक्स का इल्म ही नहीं था, मतलब जानकारी ही नहीं थी बहुत ज़्यादा, बाइजर से ज़्यादा जानता नहीं था, 2-4 किताबें पढ़ी थी, बाइजर पढ़ लिया, थोड़ा सा HC वर्मा का एक छोटा सा बेसिक किताब आता है वो पढ़ लिया। तो मुझे क्वांटम की जानकारी नहीं थी, BSc करके। अगर प्रेसिडेंसी वालों से अगर पूछी जाए यही बात, तो प्रेसिडेंसी वालों को क्वांटम की जानकारी होगी क्योंकि उनके पास मतलब क्वांटम डिसेंट अमाउंट में उन्होंने ग्रिफिथ वगैरह पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक ये इस्टेब्लिश करता है कि चूंकि द कोर्स आर हाईली हेट्रोजेनिक इन नेचर। ठीक है, वायरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटी। तो कॉलेज जैसे प्रोफेसर विल नॉट पाउंस ऑन यू कि नहीं आपको तो क्वांटम मैकेनिक्स ही बताना पड़ेगा, कॉलर पकड़ के वो नहीं है यही बताइए आप। तो बड़ा ही ये है कि आपसे पूछेंगे, जैसे मुझसे पूछा गया कि आप बताइए कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल है। मैंने कहा आप थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से सवाल कर लीजिए मुझसे। ठीक है, तो वो काफ़ी बोले ठीक है, तो आप लिखें जाके मैक्सवेल्स इक्वेशंस वगैरह डिराइव करें, वो तमाम चीज़ें करें। ठीक है, और फिर आप ये दिखाएं कि कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो वो इंटीग्रल्स फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन से कैसे डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन लगाते हैं और लाते हैं, वो तमाम चीज़ें पूछनी उन्होंने। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ वही मिक्सिंग्स ऑफ बॉक्सेस और ऑल, वो तमाम चीज़ें, एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट किया जाता है और इस तरह की चीज़ें पूछ ली। तो वो आपको पहले होम ग्राउंड में जैसे कहते हैं कि विथ ईज कि आप थोड़ा अपने आप को अच्छा फील करें, जब आप सवाल कर लेते हैं। ठीक है, होम ग्राउंड के आपने अच्छे अच्छे सवाल लगा लिए कि हाँ ठीक है ये कर लिया। कई बार होता है आपको होम ग्राउंड में भी फंस जाते हैं। ठीक है, आप बिकॉज दे आर सम ट्रिकी क्वेश्चंस, तो आपको लगता है कि आपको उस समय इंतजार करना है कि प्रोफेसर आपको हिंट दें, वो देंगे ही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, वो आपको हिंट ही देंगे। और जब आप हिंट पकड़ के, चूंकि देखिए बड़ी बात यह है कि इट इज़ नॉट अबाउट दैट कि हाउ मच यू नो, इट इज़ अबाउट हाउ क्रिएटिव यू आर। सो आपको एक हिंट मिलता है, आप उस हिंट को पकड़ते हैं और हिंट पकड़ के आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे प्रोफेसर को पता चलता है कि आपके पास न सिर्फ ज्ञान का भंडार है, बल्कि लिमिटेड नॉलेज के साथ अगर आपको कोई हिंट दिया जा रहा है तो यू आर क्रिएटिव इनफ कि आप लैडर करके, मतलब उस पर चढ़ के सीढ़ियाँ चढ़ के आपने सॉल्यूशन निकाल दिया। दैट इज़ द मोस्ट मतलब दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो सबसे ज़्यादा इंप्रेशन बिल्ड करता है सामने वाले पे कि हाँ इस बंदे को मैंने हिंट दिया, इसे पर जानकारी नहीं थी, फिर भी इसने इसे कर लिया। तो ये एक बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा थंब रूल है। ठीक है, दूसरी बात ये कई बार होता है कि वो उल्टा जाता है। जब आप, कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे एक सवाल कर लिया उन्होंने आपके फेवरेट टॉपिक से, उसके बाद जो है आपसे पूछते हैं, जैसे आपने क्या बोला कि ठीक है आपको ऑप्टिक्स आता है क्या, आपने बोला नहीं ऑप्टिक्स तो बिल्कुल नहीं आता, बोला मैं बहुत ही सरल सवाल पूछूंगा आपसे, इस तरह से वो करेंगे। और वो सरल सवाल का जवाब बहुत ही सरल, एक्चुअली आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो बहुत ही आसान सवाल पूछते हैं। तो जब वो, चूंकि वो आपका फील्ड नहीं है और उसके आसान सवाल जब आपने जवाब दे दिए, तो उसी समय वो ये हो जाती है कि आपका फील्ड, जो आपका फील्ड के अलावा आपको जो नहीं पता है उसका भी जवाब आपने दे दिया है, तो दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, देन यू आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। तो वो आपकी क्रिएटिविटी चेक करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि आपके पास कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ना कि आपके इक्वेशन मेमोराइज करने की एबिलिटी। ठीक है, कि आपने कितना याद कर रखा है और किस तरह से सॉर्ट ऑफ देयर इज सम क्रोनोलॉजी इन योर माइंड कि उस तरह से आप डिराइव कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो ये फंडा है, मुझे ऐसा लगता है। ओके रोशन जी, तो ये इंट्रो के बारे में हो गया, तो अभी आप ये बताइए कि जो इंटीग्रेटेड PhD ISC में किस तरह से होती है, किस तरह से हमें कोर्सेज वगैरह करने होते हैं, कोर्सेज वगैरह का लेवल कितना हाई होता है जो हम BSc में पढ़ के आते हैं उससे। तो क्या जो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से जो बच्चा पढ़ के आएगा वो यहाँ सर्वाइव कर सकता है या नहीं, उसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे।
देखिए, इसमें दो फैक्टर्स हैं। पहली बात ये कि ऑफ कोर्स जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको आपसे आसान सवाल पूछे जाते हैं और आपको बताया जाता है कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी देन इक्वलिटी। ठीक है, यानी कि आपको जितना पता है उसमें आप कितना बेहतर कर पाते हैं। जब आप कोर्सेज करने आते हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी में आपका एडमिशन हो गया, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि आपके कोर्सेज जो हैं सारे के लिए हैं। ठीक है, तो जब आप क्वांटम मैकेनिक्स नहीं जानते हैं और आप जानते हैं कि यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाएगा बंदा आपको, जो प्रोफेसर आपके पढ़ाएंगे, वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको एक प्री रिक्विजिट नॉलेज हो। ठीक है, तो आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटीज से आए हैं जहाँ पे आपने नहीं पढ़ा है उसको, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और बिलीव मी कि कुछ लोगों के लिए काफ़ी आसान होता है, जैसे प्रेसिडेंसी वालों के लिए आसान हो सकता है, क्योंकि उनके जो कोर्सेज हैं काफ़ी इन्वॉल्व हैं। वहीं पे साउथ के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी आसान होते हैं बीएससी के कोर्सेज। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का भी देख सकते हैं आप, वहाँ पे भी थोड़ा आसान है। ये मेरी राय नहीं है, मैंने अपने दोस्तों से पूछी है कि कैसा है, तो उनको उतना पढ़ाया नहीं जाता है, तो वो थोड़ी मुश्किल। जैसे मेरी यूनिवर्सिटीज़ में मुझे क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया, तो इसके कारण स्टार्ट मैथ भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया। तो इसके कारण जो है आप कहाँ से आ रहे हैं वो मैटर करता है, लेकिन आप रेस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मतलब रेस में आप कितना पीछे हैं, ये आपके लिए मैटर नहीं करता है। जब आप पहुंच चुके हैं तो एक लाइन खींची जा चुकी है और आपको दौड़ना शुरू कर देना है। तो उस केसेस में जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देके उसे पढ़ना ही होगा, समझना ही होगा। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और अगर आप आइजर्स में एंड पीएचडी करते हैं या फिर इवन आईएससी में करते हैं, तो और भी जगहों पे कोर्सेज करने के बजाय यहाँ के कोर्सेज थोड़े एडवांस हैं, इसमें कोई तोहमत नहीं है। और प्रोफेसर्स आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ें जानें। एक प्री रिक्विजिट का एक ऑलरेडी एक बायस होता है दिमाग में कि नहीं, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और बट कोर्सेज के दौरान आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि प्रोफेसर्स, अगर आप नहीं जानते हैं तो प्रोफेसर आपको बोलते हैं अरे इनको तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बहुत फ्रेंडली होते हैं वो, आप उनसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। कई बार होता है कि प्रोफेसर्स जो हैं वो उस तरीके से कन्वे नहीं कर पाते जिस तरीके से आपको समझना होता है, ठीक है, जैसे लेमैन और ये तमाम चीज़ें, क्योंकि आपने जब पढ़ा ही नहीं उस चीज़ को तो आपको लगता है कि पता ही नहीं क्या बता रहे हो। तो इस केसेस में बेहतर यही होता है कि आप अपने क्लासमेट से, जो कि बहुत ज़्यादा जानते हैं, कुछ क्लासमेट्स ऐसे हैं जो पढ़ के आया है उन्होंने, उनके पास जानकारी है, तो आप उनसे पूछें। बट कोर्सेज आर इंगेजिंग इनफ, यू कांट कीप योर सेल्फ एट रेस्ट एंड थिंक कि नहीं चलिए एक बार अब हो गया तो अब काम ही ख़त्म है। ठीक है, अब किसी तरह से कोर्स निकाल के और पीएचडी करने लग जाना, बिकॉज कोर्सेस आपके थ्रू आउट पीएचडी प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। ओके रोशन जी, तो अभी आपकी अपनी राय क्या है? जैसे आप अभी पिछले 2017 से यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी में आप रजिस्टर्ड हैं, आप आईएससी का एक हिस्सा बने हुए हैं, तो आप अपने छोटे भाई बहनों को लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि आईएससी का माहौल कैसा है पढ़ाई के बारे में? तो जब एडमिशन के लिए आएँ तो कैसे आएँ? यहाँ मतलब कुछ लोगों में डर रहता है कि भाई आईएससी में जाएंगे या आईआईटीज़ के बारे में उनके मन में एक जहन में होता है कि वहाँ तो सब कुछ इंग्लिश चलता होगा, हम लोग पता नहीं सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बच्चे वहाँ पे इंग्लिश में बात करते होंगे, टीचर्स वहाँ पे इंग्लिश में बात करते होंगे, हमने आज तक इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है, सुनी ही नहीं है, मतलब उनको अच्छे से बात करना नहीं आता है, इंग्लिश में बोलना नहीं आता है। तो उन लोगों को आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे कि उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे लास्ट में कि वो ये सोच के यहाँ आ सकते हैं? क्या ऐसा है कि वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ? देखिए, ऐसी बात तो देखिए, बात यही कि वही चीज़ें हैं कि फिर से, चूँकि आप जानते हैं कि हर जगह पे देयर इज़ अ हेट्रोजिनिटी। हर जगह पे, जैसे मेरी बात करें, जब मैं आया तो मुझे अंग्रेजी आती थी, बट बीएससी में जब मैं एक इंस्टीट्यूट में गया था इंटर्नशिप वगैरह करने के लिए, उस समय मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। चूँकि लैंग्वेज की बात है तो इसके मार्फत मुझे ये बता ही देना चाहिए। ठीक है,
कि देखिए वो एक भाषा है और भाषा का काम यही है कि आप अपनी चीज़ें बता सकें, है ना। भाषा का काम ये नहीं है साबित करना कि कितने बड़े विद्वान हैं। तो ये बात तो आपके दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए कि भाषा जो है बैरियर हो सकती है। मैं मेरे क्लास में ही कई लोग हैं। एक स्टूडेंट है जिन्होंने राजस्थान से पढ़ाई की है। उन्होंने अपनी पूरी बीएससी जो है हिंदी से की। फिर भी बीएससी हिंदी से करने के बाद जब वो 1 साल की तैयारी करने गई और उसके बाद उन्होंने पढ़ा तो उन्हें फिर दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है बैरियर तभी तक है जब तक आप में आपके अंदर एक इंट्रिंसिक बैरियर है, आपके अंदर एक इंट्रिंसिक डिप्लेटेड रीजन है कि नहीं यहाँ पे मुझे नहीं करना है, मुझे जो है अंग्रेजी के कारण मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं लोग क्या करेंगे। तो लोगों का काम है भैया, लोग जो है सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। वो आप उसका कोई इलाज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप मतलब आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब भी लोग आपके बारे में एक राय बनाएंगे। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड वर्ड अबाउट जजमेंट्स, ठीक है। आप जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो भी लोग आपको कोई ना कोई तरीके से जज कर रहे होते हैं, ठीक है। आप अंग्रेजी बोलेंगे तो भी कभी ना कभी आप रेन और मार्टिन को कब्र में डाल देंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि मतलब आपको अंग्रेजी नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हमारे जैसे लोग हैं जो सरवाइव कर रहे हैं। मैं तो हमेशा रेन एंड मार्टिन को मार डालता हूँ बार बार कब्र से निकाल के। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजी कभी भी परेशानी नहीं हो सकती अगर आप में जील है तो, अगर आप में ललक है तो। क्योंकि कभी भी लैंग्वेज जो है कभी नॉलेज से ये नहीं हो सकता, उसको सरपास नहीं कर सकता। बैरियर कुछ हद तक हो सकता है बट कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। क्योंकि आप में जब ललक है तो आप समझ सकते हैं कि त्वरण और एक्सेलरेशन में क्या ये है, ठीक है। आपने त्वरण पढ़ रखा है, ठीक है, संवेग पढ़ रखा है, बट आपको पता चल जाएगा कि आप मोमेंटम उसी चीज को कहते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर आप आईएससी से लोकली ये करें तो जो एक बड़ा ही लोकल कॉन्टेक्स्ट में है कि आईएससी में कैसा फील होता है या फिर इस तरह के संस्थान में आपको कैसा फील होता है। देयर इज नोशन ऑफ देयर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन बिटवीन एवरीवन। लेकिन आप जब यहाँ पे आए तो आप ये ना सोचे कि लोग कैसे कर रहे हैं, आप ये सोचे कि आपका डिफरेंशियल ग्रोथ कितना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहाँ पे आए हैं और आपको लगता है कि आप फेल होने ही आए हैं, ठीक है। तो आप अपने को फेल होने से बचा लें, वही आपके लिए बड़ा अचीवमेंट है। पहली बात में आप अचानक किसी और से आप सीधा पैसेंजर ट्रेन से निकल के सीधा बुलेट ट्रेन आपने ज्वाइन कर लिया और आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप उसके पेस को पकड़ पाए, ठीक है। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उन चीज़ों को ब्रेक करके आपके अचीवमेंट्स को थोड़ा ब्रेक करें और ब्रेक करके उनको सीखना शुरू करें। न किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू करें, ये फलाने ने तो ऐसा किया अब हम क्या करें। आप डिप्रेस हो रहे हैं, रूम में बैठे हुए हैं, लोगों से बात करना, तो खुद को भी सोशलाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। आईएससी में अगर आपने खुद को सोशलाइज किया है या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, तो आपके दिमाग में कभी नहीं, सोशलाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर घूम रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है। सोशलाइज करने का मतलब है कि आप अपनी समस्याएं कुछ अपने दोस्तों, अपने करीबी लोगों को बता रहे हैं और उनसे डिस्कस कर रहे हैं। आपको जो परेशानी है किसी कॉन्सेप्ट की, तो आप उसमें बेहया बन के, बिना शर्म वाला बन के जाकर उससे पूछ रहे हैं, भैया हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए। और एक चीज़ बहुत बड़ी बात है कि आईएससी जैसे संस्थान में जब आपको कुछ भी नहीं पता होता है ना, तो भी लोग आपको जज नहीं करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको जज करेंगे, और वो तो हर जगह है ना। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए परेशानी नहीं हो। खाना बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसी जैसी जगहों पे मेरे जैसे लोग जो हॉस्टल लाइफ में 14-15 साल से रहते आए हैं, मैं कहूँगा खाने की दिक्कत कभी नहीं हो सकती आपको। एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है, आईएससी खास करके काफ़ी अच्छा है। और हर जगह पे जो एकेडमिक संस्थान हैं
उनका इन्वायरमेंट काफ़ी ही अच्छा होता है। जैसे TIFR भी काफ़ी अच्छा है, HRI वगैरह, नाइजर वगैरह। बिलीव मी, मतलब PhD परस्यू करना, चाहे आप इंटीग्रेटेड कर रहे हो या फिर ये करना है, एक लाइफ लर्निंग इवेंट हो सकता है आपके लिए थ्रू आउट। आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि आपने 5-6 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए, है ना। तो ये बड़ी बात है, ये आपको पूरे ज़िंदगी के लिए सबक दे के जाएगी। ओके रोशन जी, आपने हमारे भाई बहनों को आज काफ़ी मोटिवेट किया, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, अपना कीमती टाइम निकाला, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपके बिना जैसे हम लोग तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपने जो शुरुआत की है ये एक बड़ा ही सराहनीय कदम है ऐसे लोगों के लिए जिनके दिमाग में एक ऑलरेडी कट ऑफ बना हुआ है कि लोग पता नहीं कैसे होते होंगे डिफरेंट इस तरह के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के। तो इस शुरुआत की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। ठीक है, आपका धन्यवाद।